हेलो दोस्तों, देखिए कल हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का परावर्तन और क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण, है ना। तो आज हमें इसके आगे पढ़ना है, गोलीय दर्पण के आगे, यानी कि गोलीय दर्पण के भाग। ठीक है, चलिए एक बार कल वाली सारी डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर लें। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है बच्चों? दर्पण की डेफिनेशन उस दिन हमने पढ़ी थी, दर्पण में, और पाठ का नाम क्या था? प्रकाश, लाइट, मिरर, है ना। दर्पण क्या? तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? चलिए मेरे साथ सब लोग बोलिए। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि यदि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला रूल था। और दूसरा रूल क्या था कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण यह किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, जिसकी एक सतह कलई की गई होती है तथा दूसरी सतह चमकदार होती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। दो में से पहला कौन सा होता है? पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसकी ऊपरी सतह कलई की गई होती तथा अंदर की सतह चिकनी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसकी अंदर की सतह कलई की गई होती तथा ऊपर की सतह चिकनी होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इतना हमने पढ़ा था, है ना। आज हम समझते हैं दर्पण के कुछ पार्ट के बारे में। तो दर्पण के पार्ट के बारे में समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम समझ लेते हैं थोड़ा सा सर्किल के बारे में। सर्किल मतलब समझते हैं आप लोग गोला, फिर दर्पण समझते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? गोला है ना। वृत्त जिसको कहते हैं, वृत्त में पता है ना आप लोगों को ये क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। एक गोला प्रकार लेकर के एक जगह पर उसकी नोक रख करके चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बन जाती है उसको क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। तो ये जो बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटर, यानी कि केंद्र, है ना। और केंद्र से परिधि, ये क्या है? केंद्र, और ये किसको कहा? इसका क्या नाम? परिधि। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? हम त्रिज्या। और एक चीज, ये रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और एक रेखा, और ये देखो जो परिधि से परिधि को मिलाए और जबकि केंद्र से उतर जाए, इसको कहते हैं वृत्त का व्यास। आप लोग सोचेंगे कि सर इसको क्यों बता रहे हैं? देखिए ये बड़े काम की चीज है, इसको समझ लो। यहाँ इसको क्या कहेंगे? केंद्र। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? वृत्त की परिधि। और ये क्या है? व्यास। और ये क्या है? जीवा। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने दर्पण पे। दर्पण समझते हैं क्या है, दर्पण में कहाँ क्या होता है। देखिए ये भी क्या है? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना दर्पण। गोला है, इसको हमने ऐसे काट दिया। काटने के बाद क्या बन गया? दर्पण बना। एक साइड में कलई कर दो, एक तरफ कलई कर दिया, हो गया दर्पण। अब देखो जैसे गोला पहले था, क्या था? ये गोला, तो इसका एक सेंटर रहा होगा।
ये जो सेंटर होता है यानी केंद्र, वही वृत्त वाला केंद्र, तो इसको क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं ना, लेकिन हम विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसके नाम याद रख लो, वक्रता केंद्र। और ध्यान रखो, जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते थे ना। इस तरह से इसको क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो यहाँ एक, जहां पर ये मिल रहा है ये बिंदु और यहाँ ये वक्रता त्रिज्या, ये यानी कि ये वक्रता केंद्र, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु। ये वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य बिंदु। ठीक है। उसके बाद देखो, जो ये मुख्य वक्रता केंद्र है और ये जो मुख्य बिंदु है, इन दोनों के मध्य बिंदु को, किसको? मध्य बिंदु को, इन दोनों के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये क्या है? यहां से यहां तक, यानी ये क्या है? ये है हमारा वक्रता केंद्र। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक की रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके यानी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, सॉरी मुख्य बिंदु, वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। एक ये समझ लो, ये जो दर्पण होता है M1 और M2, ये क्या है? दर्पण है। इस दर्पण की बाहरी सतह गलाई की गई है और अंदर की सतह परावर्तक होती है। तो जो सतह परावर्तक होती है उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो सतह परावर्तक होती है उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस। ठीक है। ये क्या है? मुख्य बिंदु। ये पूरी यहां से यहां तक क्या है? वक्रता त्रिज्या। और ये वहां बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु। चलिए, कुछ इसी चीजों को आज हमें पढ़ना है, इसके बारे में इन सबकी डेफिनेशन याद करनी है और अच्छे से याद करनी है। देखिए कैसे आसानी के साथ हम ये सारी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम याद करते हैं, किसकी शुरू करा, कहां से शुरू किया जाए? तो शुरू करते हैं वक्रता त्रिज्या से। कहां से शुरू करें हम? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बहुत आसान से शब्दों में आप लोग ध्यान से समझिए। चित्र देखिए, चित्र से आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कौन सी वक्रता त्रिज्या? ये है, ये है। यानी कि ये क्या है? कौन सा बिंदु? वक्रता केंद्र। ये कौन सा बिंदु है? मुख्य बिंदु। तो यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु, वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फोकस। चलिए फोकस समझते हैं क्या होता है। तो फोकस की डेफिनेशन देखिए, ध्यान से समझिएगा। वक्रता केंद्र, फिर से वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु, वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के मध्य बिंदु को, किसको? वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता, सॉरी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? फोकस। किसे फोकस कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। समझते जाइए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फोकस दूरी। क्या आता है हमारा? फोकस दूरी। चलिए फोकस दूरी समझ लेते हैं क्या होता है। फोकस दूरी बहुत इजी चीज है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? मुख्य बिंदु है। तो फोकस तथा मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को, किसके? फोकस तथा मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। बात समझे? इसको फोकस तथा मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा दर्पण का द्वारक। पूछता है कभी कभी दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण का वह तल जो चिकना या परावर्तक होता है। क्या चीज? दर्पण का वह तल या वह भाग जो चिकना या परावर्तक होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये वाला अवतल दर्पण है तो इसमें दर्पण का द्वारक ये इधर हो जाएगा, क्योंकि उधर परावर्तक, उधर कलई किया गया है, इधर क्या है, इधर परावर्तक, तो द्वारक इधर हो जाएगा। जैसे दूसरा बना दिया जाए ये वाला, ये कौन सा है? तो ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें दर्पण का द्वारक कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चिकना ये परावर्तक है, तो ये हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर देखो, इसका हम थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ए एफ, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको एफ से, इसको पी से। वक्रता केंद्र को सी से, फोकस दूरी को एफ से और मुख्य बिंदु को पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि मुख्य अक्ष रेखा क्या होती है। मुख्य अक्ष रेखा, मुख्य अक्ष रेखा जान लो नाम, यही जो वक्रता त्रिज्या है इसी को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, धन्यवाद। बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो। चलिए आगे हम आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या थी? प्रकाश के परावर्तन के नियम। बच्चा, प्रकाश के परावर्तन के हम मुख्य यहाँ पे 3 नियम पढ़ेंगे, हैं और भी, लेकिन मुख्य 3 ही है जो हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आगे आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाय द वे ये चीज पेपर में तो आपके नहीं आएगा, नियम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये नियम से इन फ्यूचर लाइफ लॉन्ग तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। समझिए क्या है? अवतल दर्पण है M1 M2, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष रेखा है। ये क्या है? मुख्य अक्ष रेखा है। ये क्या है? मुख्य बिंदु P है। ये क्या है? फोकस F है। ये क्या है? वक्रता केंद्र C। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने भी बताई थी थोड़ी देर पहले। मुख्य बिंदु P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो ये देखिए, इसका फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है कि यदि कोई रेखा, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट रूल सिर्फ समझिएगा, लिखना तुम्हें खुद है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा। फर्स्ट रूल है बेटा, यदि कोई रेखा ऐसे, ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष रेखा ना। यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाती है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस से वापस लौट आती है। कहां से लौटेगी? मुख्य फोकस से। हमेशा ऐसा ही होगा, यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाएगी तो वह दर्पण में टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट आती है। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल समझते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? ध्यान से समझिएगा, यदि कोई रेखा, सेकंड रूल है हमारा, यदि कोई रेखा, ये सेकंड रूल है यहां से, यदि कोई रेखा मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहां से? मुख्य फोकस से। यदि कोई रेखा मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो वह दर्पण में टकराने के पश्चात, कहां टकराई है? दर्पण में। दर्पण में टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती। पहला रूल क्या था? यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है, और दूसरा रूल क्या है? यदि वह फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थर्ड और लास्ट रूल। देखिए, थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल है, यदि कोई रेखा
हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। कहां से? वक्रता केंद्र से। तो जब यदि कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, वह कहाँ लौट जाती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यही इतना कॉन्सेप्ट था। ये 3 रूल है। पहला रूल क्या है? यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होकर लौटती है। दूसरा रूल, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तीसरा रूल, वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये 3 रूल है, 3 कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। आगे चल के आपको जब आकृति बनानी पड़ेगी, प्रतिबिंब बनाना होगा, तो इस नियम के आधार पर बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात ध्यान से समझ लो, सारी डेफिनेशन आप लोग अच्छे से करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। धन्यवाद।